तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर आपका 11, जो कि है बाल गोविंद भगत। और आज जो है हम इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय। तो उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके जो कवि हैं वो हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी, जो इसके आपका जो 11 चैप्टर है इसके ये कवि हैं। और यहाँ पर इनकी एक फ़ोटो दी गई है। तो चलिए पहले इनका जो मेन थोड़ा सा जीवन परिचय, इनके जीवन में क्या क्या था वो पढ़ लेते हैं, इनकी रचनाएं और सब कुछ। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। यानी रामवृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर में ज़िले था, और उसका जो गांव था उसका क्या नाम था? बैनीपुरी। और 1899 में इनका जन्म हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी इनके जो माता पिता थे उनका निधन जो था बचपन में ही हो गया था, इनके बचपन में। और इनके जो आरंभिक वर्ष थे जीवन के वो बहुत कठिनाई भरे थे। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। उन्होंने 1920 में किससे जुड़े? वो अपनी 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने तक राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। यानी उनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई? 1968 में। तो आई होप आपको बस इतना ही एग्ज़ाम में लिखना है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो अब चलिए अपने मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जिसका नाम है, आइए से शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी यहाँ पर जो है वो बाल गोविंद भगत जी के एक इसमें किरदार है, उनकी बात की गई है। तो वो एक गोरे चिट्टे आदमी थे और मझोले यानी बीच के कद के थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। यानी वैसे तो वो दाढ़ी वगैरह कुछ रखते नहीं थे, लेकिन उनका जो चेहरा था उस पर हमेशा ही सफ़ेद बाल रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी यानी जो कानों के आपके घूम कर जाती है, जो कानों के जैसे मान लो नेता पहनते हैं, जो लंबी टोपी होती है जो कानों के पीछे होकर जाती है। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। यानी जैसे ही जब जाड़ा आता था तो वो क्या करते कि एक काली कमली जो होती थी, एक यानी कम्बल टाइप का, उसे जो है वो सर्दियों में ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल यानी अजीब सी, जो तुलसी होती है उसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों की एक वो माला पहनते थे, जो कि बहुत अजीब लगती थी उनके ऊपर। और वो अपनी नाक के यानी अपने जो नाक के ऊपर से टीका ले जाते हुए पूरा माथे को भर लेते थे टीके से। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी ऊपर की जो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा उससे आप ये ना माने कि ये एक साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू यानी उनकी बहू को। उनके बेटे, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बेटे और उनकी बहू को देखा था। खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। यानी उनकी थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक छोटा सा मकान भी था साफ़ सुथरा। किंतु खेतीबाड़ी करने, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी परिवार रखते, खेतीबाड़ी करते, जब भी वो एक साधु थे बाल गोविंद भगत जी। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। यानी जो बाल गोविंद भगत थे, जो साधु की सब परिभाषा में उतरते थे, यानी बाल गोविंद भगत, वो कौन थे? कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते।
कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी में खामखा झगड़ा मोल लेते। यानी वो जो थे, ऐसा नहीं है कि किसी की बुराई पीठ पीछे करी, उन्हें जो सही लगता था वो वही करते थे और वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे और जो भी बोलते थे खराब बोलते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, न यानी किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है, यानी लोगों को अजीब लगता है जब वो इस चीज़ को इतनी बारीकी से ले जाते। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी वो गृहस्थ जरूर थे, साहब यानी यहाँ पर कबीर जी की बात है, यानी उनकी जो सभी चीज़ें थी वो किसकी थी, कबीर की, वो ऐसा मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर था। यानी जो एक वो क्या करते कि जो भी उनकी फसल में पैदावार हुई उसे कहाँ पर ले जाते थे, कबीर जी के आश्रम में, और अपने सिर पर ढोकर, जो कि उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ में, मतलब यानी एक कबीरपंथी मठ, यानी जहाँ पर कबीर जी के जो शिष्य थे और उनको जो मानते हैं वो धर्मगुरु वहाँ पर रहते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। यानी उसे जो थे वो क्या करते कि भेंट के रूप में वहाँ दे देते और उसके बाद जो उन्हें वापस मिलता प्रसाद के रूप में, जितना भी थोड़ा ज़्यादा जितना भी उन्हें मिलता, उसी से अपने पूरे परिवार की गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तुम मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा नहीं ही सुनने को मिलते। यानी कवि जो हैं वो इन सब की चीज़ों के ऊपर, बाल गोविंद भगत की ये जो सभी चीज़ें थी इन पर बहुत मुग्ध रहते थे। कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी कबीर जो बोलते थे वो इतने अच्छे स्वर में बोलते थे कि उनके जो शब्द थे वो सजीव, यानी वो जिंदा हो जाते थे लोगों के मन में। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का एक महीना होता है जहाँ बारिश होती है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। तो यानी जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं धान के खेतों में, और मेड़ आपको मैं बता दूं, मेड़ जो होती है वो 2 खेतों के बीच में होती है, जिससे जो लोग हैं वहाँ खेतों में आ जा सकते हैं अपने, तो उसे मेड़ कहते हैं। तो औरतें जो हैं वो मेड़ पर कलेवा लेकर बैठी रहती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। यानी पुरवाई यानी जो हवा पूरब से चलती है। यानी आपको अगर मैं एक बात बताऊँ कि हवा जो भी पूरब से चलती है वो हमेशा ठंडी रहती है, और जो हवा पश्चिम से चलती है वो हमेशा गर्म हवा रहती है। ऐसा ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यानी एक ऐसे समय में आपके, मतलब उनके जो लोग बैठे थे वहाँ पर, उनके कानों में एक स्वर ने झंकार भरी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। अब किसी को भी मन में ये सवाल नहीं है कि ये कौन है, क्या है, क्यों गा रहा है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी जो बाल गोविंद भगत हैं वो पूरे कीचड़ में सने हुए हैं, पूरा जो उनका शरीर है वो कीचड़ से लिपटा हुआ है, और खेतों में जो है वो धान के पौधे बो रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी वो जो गा रहे हैं इतना मधुर गा रहे हैं कि उनके जो ऊंचे स्वर हैं वो तो स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं, और जो उनके कुछ नीचे स्वर हैं वो लोगों के कानों तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो बाल गोविंद भगत थे वो भले ही एक तो उनका गृहस्थ जीवन था, लेकिन फिर भी वो साधु की तरह रहते थे और वो एकदम सिंपल जो उनका जीवन था उसे जीते थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वह गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहो जो यानी हल चलाते हैं, हल चलाने वाले पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले
की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है यहाँ जादू, यानी उनका संगीत सुनकर जो थे सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जो औरतें होती हैं उनके होठ जो होते हैं वो गुनगुनाने लगते हैं, वो कांप उठती हैं उनकी रूह। और उसके बाद जो हल चला रहे होते हैं लोग, वो ताल के साथ उनके पैर पैर पे पैर चलाते हैं, पैर उठाते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं उनकी ताल पे। और जो मज़दूर वहाँ पर जो रोपण कर रहे थे, यानी जो धान के पौधों को लगा रहे थे लोग, उनकी उंगलियां भी जो हैं वो उस स्वर के साथ चलने लगती हैं। तो ये इसमें कवि कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, यानी भादों भी एक महीना होता है जो आषाढ़ के बाद आता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी बारिश हुई है उस टाइम तो भले ही आपने कुछ न सुना हो, लेकिन जब बारिश ख़त्म हो उसके बाद चाहे बिजली कड़के, चाहे दादुरो यानी मेंढकों की टर टर हो या कुछ भी हो, बाल गोविंद भगत जो है वो अपने गाने को दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकते, वो गाए बिना रह नहीं सकते। और उनकी जो आवाज़ है वो इतनी ऊंची है कि सब लोगों को वो सुनाई दे रही है। उनकी खिचड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी एक बजाने का जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और वह गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुकू उठी है, यानी वो जो है पहले गाने को गाते हैं और फिर बाद में उसका मतलब जो है वो समझाते हैं। तो इस तरह से जो है वो कबीर की जो साखियाँ होती हैं, कबीर के जो गाने होते हैं, जो उनके भजन होते हैं, उन सबको गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठाने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी जब उस समय जब सब सो रहे हैं, वर्षा हो रही है, मेंढक टर टर कर रहे हैं, उस समय अगर कोई इस भजन को सुनेगा तो वो कितना चौंक उठेगा। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। यानी जो पूरा संसार है वो तो सोया पड़ा है, लेकिन जो बाल गोविंद भगत जी का संगीत है वो पूरी तरह से जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा, जाग जरा। जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। वो इस तरह से जो है कहते हैं कवि की सब जो है वो जग जाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। इसके आगे जो है हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड